बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं डिफेंस एनालिसिस पी के यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ, एक नई वीडियो के साथ। डेफिनेटली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम GF-17 थंडर क्यों एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है इस पर बात करेंगे और क्यों LCA तेजस जो है वो एक फेयर प्रोजेक्ट। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी GF-17 थंडर और LCA तेजस की कंपैरिजन की, लेकिन मैं इन दोनों का कंपैरिजन कुछ डिफरेंट वे में करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली भाई मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा कि LCA तेजस का जो है वो उसका ड्राइव वेट कितना है, उसका विंग स्पैन कितना है, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है। ये सारी डिटेल्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी। इसके अलावा उसका किस किस्म का डिज़ाइन है। अगर आपको फिर फर्दर चाहिए इसके बारे में वीडियो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बना दूंगा। लेकिन मैं आज बेसिकली एक इस चीज़ को डिस्कस करूंगा कि क्यों एक LCA तेजस जो है वो फेल्ड प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है और क्यों GF-17 थंडर को एक परफेक्ट और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले जो है इंडियन एयरफोर्स का लिए जेट बनाया जा रहा था। इंडियन एयरफोर्स के लिए डेफिनेटली जेट बनाया जा रहा था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है उसको GF-17 थंडर बनाना था। तो देखें मैंने आपको एक बात बताता हूँ, गोल दोनों की एक ही थे। पाकिस्तान ने अपने मिराजेस जो है वो मिराज 3 मिराज 5 जो यूज़ कर रहा है उनको रिप्लेस करना था GF-17 थंडर से। और इसके अलावा जो है इंडियन वाली साइड के ऊपर उन्होंने उन्होंने MiG-21 को रिप्लेस करना था। पाकिस्तान ने F-7 PGs को रिप्लेस करना था। इसके अलावा इंडिया ने जैगवार को भी इनसे रिप्लेस करना था। तो डेफिनेटली ये ऐसा एक सीन सिनेरियो था कि इंडिया जो है वो भी अपनी 60s 50s की टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना चाहता था जेट से, और पाकिस्तान जो है वो भी अपनी 50s 60s की जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा था उसको रिप्लेस जा रहा था इस अपने GF-17 थंडर से, पाकिस्तान और इंडिया तेजस से। खैर ये तो एक पजल सिचुएशन हो गई। अब मैं आता हूँ कि क्यों एक्चुअल फैक्ट है क्यों जो है वो LCA तेजस अपने जो टाइम लाइन है उसके ऊपर मीट नहीं कर सका और उसको एक सक्सेसफुल होने में क्या मुश्किलात आई। तो बेसिकली देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ये देखें कि आपने प्रोजेक्ट कब शुरू किया और वो उसने अपने अचीवमेंट किस हद तक हासिल किए। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल रेट और जिसका उसका डिक्लाइन रेट वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपने उसको मतलब कितना उसका आउटपुट निकल के आया है आपके पास। ठीक है, देखें GF-17 थंडर जो है बेसिकली वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऐसे रहा कि उसने अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ काफ़ी वक्त गुजार लिया। 2007 में पहला बैच जो GF-17 थंडर ब्लॉक 1 है उसका इंडक्ट हो गया था पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो उसको उड़ा रहे हैं। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेट बनना ना बनना, अच्छा बनना बुरा बनना, कोई भी जेट बुरा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेट बनाना जो है वो एक कमांड बैठी होती है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रही होती है। जेट बनाना कोई भी जेट बुरा नहीं होता। बेसिकली वो एक बेजान चीज़ है, उसके बहुत से कंपोनेंट्स आपने इकट्ठा किया, उसको फाइटर जेट बनाया। तो ये बेसिकली किसी जेट को अच्छा बुरा कहना, GF-17 थंडर को कोई चटनी बोल रहा होता है, कोई उसको क्या बोल रहा होता है। इसी तरह पाकिस्तानी साइड से उसको समोसा बोला जाता है। यार आप पोस्टर पे मत जाओ, आप देखो कि जेट कितना एक आपका मतलब इस वक्त इन है और कितना एक आपको जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। GF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास जो है वो 100+ की रेशो में है इस वक्त। पाकिस्तान जो है उसको 100+ में यूज़ कर रहा है। इसके अलावा जो LCA तेजस के ऊपर देखेंगे तो अभी भी मेरा ख्याल है कि मतलब आप ये देखें कि 10 से 15 जेट्स के अंदर अंदर उनकी तादाद है बने हुए अभी तक, और वो जो है एक स्क्वाड्रन मुश्किल से उनका जो है वो राइज हुआ है अभी तक जितना भी तेजस मैन्युफैक्चर हुआ है। एक तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि तेजस यहाँ पर मार खाता है। वो एक एज अ प्रोजेक्ट आपने एक चीज़ बनाई है, ठीक है यार आप उसको उड़ाओ तो सही, आप अपने पायलट्स को वो दो तो सही। इंडियन एयरफोर्स के अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर वो दमखम ही नहीं है कि वो उसको कंटेक्ट करे। हाल जो है बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वो अपनी तरफ से एक जहाज़ मैन्युफैक्चर करके देती थी, इंडियन एयरफोर्स उसको रिजेक्ट कर देती थी। इंडियन एयरफोर्स कहती थी नहीं हमें जी हमें तो ये भी इससे भी ज़्यादा एडवांस चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेसिकली GF-17 थंडर बना, जैसा भी है अच्छा है बुरा है, एक एयर फ्रेम बन गया है, एक जहाज़ बन गया है, एक बॉडी बन गई है और वो फ्लाईएबल है, सिक्योर है। आपने एक जहाज़ बना लिया, आप उसको उड़ाओ, आप उसके एवियोनिक्स बाद में इम्प्रूव कर सकते हो, आप उसके अंदर जो है बाद में उसको अपग्रेड कर सकते हो, आप उसको मॉडर्नाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, आप उसको प्लस एंड माइनस उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हो। ये एक बात की चीज़ है। पहले आपने एयर फ्रेम बनाया है, उसके ऊपर एवियोनिक्स लगा दिए हैं, जैसे भी लगाए हैं, लेकिन आपने बना लिया, आप उसको उड़ाओ। देखिए फ्लाइंग ओवर्स, फाइटर पायलट्स को फ्लाइंग ओवर्स देना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई जहाज़ अगर आप इंडक्ट करते हैं तो आपको 10 से 15 साल उसकी टैक्टिक्स समझने में, उसके मनूवर समझने में, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझने में लग जाते हैं। आपके जो पायलट्स हैं उनको यूज टू होने में उस जहाज़ के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपना जेट बनाओ, उसके बाद 10 से 15 साल तक आप उसकी टैक्टिक्स बनाओ, उसकी जो मनूवर्स हैं, उसके जो प्रोज हैं, उसके जो कॉन्स हैं, उसके अप साइड डाउन साइड, ये सारी चीज़ें आपके फाइटर पायलट्स को पता लगेंगी। 10 साल 15 साल इस चीज़ गुजर जाते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, डेफिनेटली कोई भी जहाज़ आपने उड़ाना है तो इंसान है, मेमोराइज़ करते हुए थोड़ा वक्त लगता है। तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। आपके पायलट ने कितना जहाज़ उड़ा लिया ये जो है बहुत मैटर करता है।
अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर मार खाई है। अव्वल तो उसने बनाया बहुत स्लो है, फिर जो है हाल बनाता रहा है, इंडियन एयरफोर्स रिजेक्ट करती रही है। मॉडर्नाइजेशन कराते 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 वो एक ऐसी चीज़ बन गई है कि अभी इसकी कुछ समझ नहीं है। अभी मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम पे जो है किसी इंटरनेशनल एयर शो में जो है तेजस ने कम्पीट किया हुआ है, जबकि आप अगर JF-17 थंडर की हिस्ट्री देखें तो वो 13-14 से जो है वो इंटरनेशनल एयर शोज़ के अंदर वो कम्पीट कर रहा है, बीट कर रहा है लोगों को। उसके अलावा फॉरेन कस्टमर्स पकड़ रहा है। इसके अलावा स्पेसिफिकली ब्लॉक 3 जो है JF-17 थंडर का, वो बहुत सक्सेसफुल जेट इस तरीके से है कि बहुत सी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर नज़र रखी हुई है। अब मैं आपके पोटेंशियल कस्टमर पर अगर बात करूँ तो वो बहुत लंबी डिबेट है। आपको मैं मोटे मोटे बता देता हूँ। अजरबैजान है, इसके अलावा नाइजीरिया है, नाइजीरिया ने तो परचेज भी कर लिया है। इसके अलावा जो है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ यूरोपियन, जिस तरह अर्जेंटीना है, उसने भी परचेज करने का कुछ सोचा हुआ है, कुछ प्लान किया हुआ है। तो डेफिनेटली उसके बारे में नहीं जाता कि उसने कर लिया या नहीं किया, या ऑर्डर किया या नहीं किया, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बेसिकली एक पोटेंशियल कस्टमर्स हैं JF-17 थंडर के। इसके अपसाइड जब अगर आप तेजस के ऊपर आएँ तो वो अगर आप देखते हैं तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास ही उसके सफिशिएंट नंबर्स नहीं है। इंडियन एयरफोर्स जो इसकी प्राइमरी ऑपरेटर्स होनी चाहिए वो ही उसको ऑपरेट नहीं सही तरीके से करती। तो बाकी उसे आप क्या एक्सपेक्ट करें। LCA तेजस की जो है अच्छा जेट होगा, मैंने ये नहीं कहा कि वो अच्छा जेट है या बुरा जेट है। प्रोजेक्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी जहाज़ अच्छा बुरा नहीं होता। जो कमियां कोताहियाँ होती हैं वो हम इंसानों के अंदर ही होती हैं बेसिकली। और जो है जो कमांड और लीडरशिप और जो उसको बनाने वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और जिसको सेलर्स, जो परचेज़र होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनके दरमियान में कॉन्टैक्ट का बेहतर तरीके से ना होना बेसिकली ये किसी जहाज़ के ऊपर जो है बहुत इफेक्ट करता है उसको। अब देखें, फिर आपने एक एयरफ्रेम खड़ा कर लिया, आपको चाहिए था कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था कि वो इंडक्ट करते, उसको उड़ाते, अपने पायलट्स को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करते, फिर बाद साथ मॉडर्नाइजेशन भी चलती इसकी। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता था। अभी आप देखें JF-17 थंडर जो है ब्लॉक 1 उसका तकरीबन बहुत ही वीक सा था। उसके अंदर ना कोई एसर रेडार था, ना उसके एवियोनिक्स अच्छे थे इतने। आप यूँ समझे कि वेपनरी उनकी इतनी अच्छी थी, ना उसका वॉरफेयर सूट इतना अच्छा था, ना उसके अंदर और चीज़ें बहुत अच्छी थी। डेफिनेटली उस टाइम हमारे पास सिर्फ एयर फ्रेम था और वो इनिशियल 2000 की टेक्नोलॉजीज थी। तो उस टाइम मानता हूँ कि जहाज़ बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन हमने जिस तरीके से उसको डेवलप किया, अव्वल तो हमने 90s के अंदर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। 2007 मतलब 15 से 17 साल के अंदर अंदर हमने जहाज़ इंटैक्ट भी कर लिया। जैसा भी किया, सिर्फ एयरफ्रेम मजबूत था, बाकी एवियोनिक्स में नहीं कहता कि कैसे थे। उसके बाद उसका ब्लॉक 2 आया, उसने काफ़ी इंप्रूव किया। उसके अंदर देखें एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप भी आ गया। इसके अलावा उसके एवियोनिक्स बेहतर हो गया, उसका रेडार बेहतर हो गया, वॉरफेयर सूट बेहतर हो गया, उसका जो कॉकपिट है वो उसको बेहतरीन कर दिया गया। इसके अलावा जो हड है वो उसका बेहतर किया गया, काफ़ी चीज़ें उसकी इंप्रूव की गई। उसके बाद आ गई जी ब्लॉक 3 तो माशाल्लाह बहुत से बेस्ट फीचर से लैस है। आप ये देखें कि उसके अंदर ऐसा रेडार भी है, उस विंग्स के साथ चेंजेस किए गए हैं, उनके अंदर भी रेडार्स बैंड लगा दिए गए हैं। इसके बैक के ऊपर जो टेल है, टेल सेक्शन के ऊपर जो है रेडार वार्निंग रिसीवर या मिसाइल के अप्रोच रिसीवर लगा दिए। सो बेसिकली ये जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट है। एवियोनिक्स काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया JF-17 थंडर के। इसके अलावा जो ग्राउंड क्लियरेंस पहले लोग कहते थे बहुत कम है और लेटा हुआ है, ऊपर है आगे नीचे, वो काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई है। इसके अलावा जो है अगर आपने उसका फर्स्ट अपर सेक्शन देखा होगा, फ्रंट सेक्शन देखा होगा, तो रेड ऑम जो है उसका काफ़ी बड़ा हो गया। डेफिनेटली उसके अंदर एसा रेडार हो गया, लग गया। उस वक्त हमने ये नहीं देखा कि इसके अंदर रशियन इंजन लग रहा है या इसके अंदर कौन सी क्या चीज़ लग रही है। बस उस टाइम हमने ब्लॉक 1 के अंदर उसको तैयार करके दुनिया को दिखा दिया कि भाई हमारे पास जेट है, हमारा अपना जेट है। बेशक कोलैबोरेशन के साथ चाइना के बना हुआ है, लेकिन जेट हमारा है, हम उसको कोलैबोरेशन से बना रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपने किसी चीज़ से कुछ सीखना है, वो आपने सुना तो होगा कि उस्ताद के बगैर उस्तादी नहीं होती। तो डेफिनेटली के साथ फॉरेन कंपनी है जो इस वक्त अपनी लीड कर रही है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आपने उनके साथ मिल के काम करना है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस होगा। अब मैं आपकी इसको एक ऐसी मिसाल दे दूँ कि देखें, JF-17 थंडर हमने चाइना के साथ मिलकर बनाया। इसके अलावा अब हमारा 5th जनरेशन का जो जेट है प्रोजेक्ट अज़म के अंडर जो बन रहा है, वो हम अपना सेपरेट करके बना रहे हैं। इससे जो हमें प्रोज एंड कॉन्स मिले हैं वो उसके अंदर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो बेसिकली ये ऐसे नहीं होता कि कोई जेट एकदम से बन जाए या एक दिन में बन जाए या ऐसा हो या वैसा हो। तो डेफिनेटली ये एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक बहुत लेंथी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कोई जेट बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है अभी अपने प्रोजेक्ट के साथ लीड कर रहा है। JF-17 थंडर इसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की एयरफोर्स के अलावा 2 और एयरफोर्सेज भी यूज़ कर रही है, मुतवक्के 5-6 एयरफोर्सेज इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। तो ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने के निशान है। इसके अलावा अगर आप तेजस के ऊपर गौर करें तो मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दूंगा। तेजस जो है वो इस वजह से फेल हो गया, उसके पास अच्छे वेपन्स नहीं है। इंटीग्रेशन की वेपन इंटीग्रेशन तेजस की इतनी अच्छी नहीं है, उसके पास ज़्यादा वेपन्स नहीं है। सेकेंडली उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने उसके अंदर कॉम्पोजिट मटीरियल लगाया होगा, आपने
ने उसकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ बनाई होगी, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कहता। अगेन एंड अगेन मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि चीज़ कोई भी बुरी नहीं होती, इंसान अच्छे बुरे होते हैं। जो कमांड है, जो आपकी लीडरशिप है, डायरेक्टरशिप है, वो अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन कोई जेट या कोई भी मशीन जो है वो ये बुरी नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि वो इंसान की मेड है, वो खुद से नहीं बन गई। तो मैं इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि वेपन्स उसके साथ इतने अच्छे नहीं लगे। इसके अलावा आपने उसके अंदर बेशक अच्छे कंपोजिट मटेरियल यूज़ किए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसकी प्राइस इतनी इंक्रीज़ कर दी है कि जो छोटी एयर फोर्सेज हैं वो आपके जेट को लेने के बजाय किसी और जेट की तरफ जाते हैं। इसके अलावा एक और जो सबसे ज़्यादा मसला है जिसकी वजह से इसको फॉरेन कस्टमर नहीं मिल सकते, इसके अंदर जो है अमेरिकन इंजन यूज़ होता है। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी हमारा ऑन मेड है, हमारा होम मेड है, हमारा इंडिजीनियस जेट है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेडार्स इसके अंदर लग रहे हैं इजरायली, ठीक है। इसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स जो है वो जो इसके एवियोनिक्स है वो भी आपको दूसरी कंट्रीज़ से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ से आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि आपका इंजन अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्या बना रहे हैं इंडिया के अंदर। देखें, आप मेन कंपोनेंट्स तो आपको बाकी कंट्रीज़ दे रही हैं, आप इसके अंदर बना के आ रहे हैं। हम अगर चाइना के साथ बना रहे हैं, उसको कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 2-3 सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जो है वो फ़ॉरेन से ले रहे हैं, यूरोप वगैरह से ले रहे हैं, रदर दैन ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो या पाकिस्तान, असेंबली लाइन तो मुकम्मल ही पाकिस्तान के अंदर है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो चाइना के अंदर है, कुछ इस हिसाब किताब है। तो डेफिनेटली ये बहुत मैटर करता है। आप अगर इसको इंडिजीनियस बोल रहे हैं तो आप इसके अंदर इंडिजीनियसली बना के आ रहे हैं, ये भी आप डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो बात ऐसी होगी, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं ये कह रहा था, तेजस जो है वो भी एक अच्छा जेट है, लेकिन उसके बावजूद उसकी खामियां इतनी हैं, उसकी जो लीडरशिप, जो उसकी डिक्टेटरशिप है, जो उसकी कमांड सेंटर है, वो इतना ज़्यादा फजूल है, वो इतना ज़्यादा आप यूँ समझिए कि नल्ली है कि उसको उस तरीके से प्रमोट नहीं कर सके, उस मशीन को उस तरीके से मर्ज नहीं कर सके उसको। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बस ये उन्होंने एक ना चीज़ बनाते रहे हैं, उसको और अपग्रेड करते रहे हैं, यूज़ नहीं किया, जो जिसके लिए बनाया है वो चीज़ नहीं चली, बस उसको अपग्रेड करते रहे, और यहाँ पर ये खा गए मार। अब जो है दुनिया जानती है JF-17 थंडर को कि ये कॉम्बैट प्रूवन है। अब मैं उस डिबेट में नहीं जाऊँगा कि किस कॉम्बैट प्रूवन है, लेकिन कॉम्बैट प्रूवन है भाई। इसके अलावा जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छी वेपनरी है, इसके अंदर काफ़ी और अच्छे फीचर्स हैं। ब्लॉक 3 जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है और एक बेस्ट जेट है। हमें उससे प्यार भी ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली वो पाकिस्तान का एक लोगो है, एक सिंबल है, एम्बलम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह आपको तेजस भी ऐसा अच्छा लगता होगा, क्योंकि तेजस जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डेफिनेटली ये जो एक है कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, ये एक एनालिसिस था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके ऊपर अगर मैं डिबेट करना चाहूँ तो पूरे 10 घंटों की डिबेट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको सम अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पे ही प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट यार, जो मुझे देखते हैं, मैं पिछले 8-9 दिन से गायब था, तो रीज़न ये है कि यार कुछ घरेलू मसाइल थे और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। This Sharpshooter 1 have a very happy and rewarding stay in Islamic Republic of Pakistan. Thank you, boys. Good job.